Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with chapter 64 propulsion and mixing of food in elementary tract. अब elementary tract के अंदर food आ गई, हमने ले लिया, खाना खा लिया। खाना खाने के लिए हमने सबसे पहले ना एक बंदे को ingest करना पड़ता है, जो कि प्रिंसिपली उसकी इंट्रिंसिक डिज़ायर जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने पहले से ही डाल दी है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, हंगर। और एक बंदा जो चूज़ करता है कि उसने क्या चीज़ खानी है, उसको कहते हैं एपिटाइट, कि उसने नमकीन चीज़ खानी है, कोई मीठी चीज़ खानी है, वो एपिटाइट में आ जाएगा। हंगर क्या है? इंट्रिंसिक डिज़ायर ऑफ फूड इज कॉल्ड एज हंगर, एंड व्हेन अ पर्सन प्रेफरेंशियली सीक्स फॉर द डिजायर्ड फूड इज कॉल्ड एज एपेटाइट। अब फूड लेंगे तो हम उसको मैस्टिकेट यानी कि च्यू करेंगे और फिर स्वालो करेंगे। च्यू करने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें टीथ दिए हैं। टीथ में आगे वाले होते हैं इंसाइजर, जो कि कटिंग एक्शन करते हैं और 55 पाउंड्स प्रेशर बेयर कर सकते हैं, और हमारे पास पीछे वाले जो होते हैं वो हमारे स्मॉलर होते हैं, जो कि ग्राइंडिंग एक्शन के लिए होते हैं, और वो हमारे पास अबाउट 200 पाउंड्स का वेट बेयर कर सकते हैं। मसल्स बहुत सारे जो च्यूइंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको फिफ्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ट्राइजेमिनल नर्व, और जो कि कंट्रोल होती है न्यूक्लिया इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास सेंटर्स हैं लाइक हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेंसरी एरियाज हैं जो च्यूइंग कॉज करा रहे हैं, और रिदमिक च्यूइंग मूवमेंट्स हमारे पास कॉज हो रही हैं। अब हमारे पास जब बोलस माउथ को पुश करता है, वहाँ पे रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, वहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस हो रहे होते हैं पहले से फेस में, वो खत्म हो जाते हैं। मसल ऑफ मैस्टिकेशन के जो उसकी इनहिबिशन कर दी जाती है, लोअर जॉ ड्रॉप करता है, और फिर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस रिफ्लेक्स के जरिए जॉ के जो मसल होते हैं वो रीबाउंड कंट्रैक्शन करते हैं, फिर दोबारा कंट्रैक्ट करते हैं। फिर जैसे ही दांत क्लोज होते हैं, दोबारा से बोलस जो है वो लाइन को माउथ से लगता है, फिर दोबारा जॉ के मसल्स जो हैं वो रिफ्लेक्सली रिलैक्स करते हैं, और हमारे पास दोबारा से जॉ जो है वो ड्रॉप करता है और रीबाउंड करता है। इसी तरह बार बार जॉ के ऊपर और नीचे मूव करने से हमारे पास रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, च्यूइंग होती है। और च्यूइंग क्यों जरूरी है? ताकि हमारे पास लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा सके, और इनडाइजेस्टिबल सेलुलोज मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया जाए, ताकि उन पे डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट कर सके, और डाइजेस्टिव एंजाइम का एरिया ऑफ एक्शन जो है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि ग्राइंडिंग से फूड को एक पार्टिकुलेट कंसिस्टेंसी के अंदर ले आया जाए, और जिससे आसानी से फूड स्वेलो हो सके। अब आगे हमारे पास आ जाता है स्वेलिंग। स्वेलिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सेस, डिफरेंट स्टेजेस। वॉलेंट्री स्टेज होती है, इनवॉलेंट्री स्टेज, फेरेंजियल होती है, और एसोफेजियल होती है। वॉलेंट्री स्टेज के अंदर ये होता है कि फूड को हम च्यू करने के बाद स्क्वीज करके टंग की मूवमेंट, टंग की अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट पैलेट के अगेंस्ट से हम उसको फेरिंग्स के अंदर पुश कर देंगे। फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत दफा क्वेश्चन में आई हुई है। इसमें हमारे पास ये एक तो इनवॉलेंट्री होती है, दूसरा इसके अंदर होता है ये है कि सबसे पहले सॉफ्ट पैलेट पुल अपवर्ड होता है, जिससे हमारे पास पोस्टीरियर नेरीज क्लोज होते हैं, और फूड जो है वो नोज में जाने से प्रिवेंट हो जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पे पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स होते हैं, वो हमारे पास एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, सैजिटल स्लिट बनती है, जिससे हमारे पास सिलेक्टिव एक्शन बनता है कि अगर इससे छोटा साइज होगा बोलस का तो वो पास करेगा, और अगर नहीं होगा तो वो दोबारा से च्यू होगा। उसके बाद हमारे पास वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो भी आपस में अप्रॉक्सीमेट यानी नजदीक आ जाते हैं, लेरिंक्स अपवर्ड जाता है, और हमारे पास जो है लेरिंक्स की ओपनिंग यानी कि ग्लॉटस वो बंद हो जाती है एपिग्लॉटस की वजह से, और हमारे पास प्रिवेंट करके पैसेज ऑफ फूड इनटू नोज एंड ट्रेकिया। और अगर हमारे पास वोकल कॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रक्टेड हैं, तो हमारे पास उनकी हुई होगी स्ट्रैंगुलेशन, जिसकी वजह से रुकावट आएगी। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंक्स जो है वो हमारे पास इनलार्ज करती है एसोफेगस की ओपनिंग को, और 3 to 4 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास एसोफेगस की जो वॉल है वो अपवर्ड मूव करके रिलैक्स कर जाती है, जिसको हम कहते हैं अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर या फ्रेंजो एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर वैसे नॉर्मली जो है कंट्रैक्टेड रहता है, ताकि एयर जो है वो हमारे पास एसोफेगस की बजाय लंग्स में जाए, लेकिन जब हम च्यूइंग स्वेलिंग वगैरह कर रहे हैं, फूड जब आएगी तो हमारे पास लेरिंक्स के अपवर्ड लिफ्ट होने की वजह से ये स्फिंक्टर ओपन होगा। ये स्फिंक्टर जब ओपन होगा तो फूड हमारे पास फेरिंक्स से एसोफेगस की तरफ जाएगी बजाय लेरिंक्स की तरफ जाने के। फ्रेंजो एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, और हमारे पास फिर फेरिंक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास फूड एसोफेगस के अंदर मूव कर दी जाती है। नर्वस इनिशिएशन ऑफ फेरेंजियल स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि टॉन्सिलर पिलर के अंदर हमारे पास टैक्टाइल एरियाज होते हैं, जो कि फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग को इनिशिएट कराते हैं। ट्राइजेमिनल और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा तक सिग्नल्स लेके जाती है, वहाँ पे न्यूक्लियर ट्रैक्ट सोलिटेरियस पड़ा हुआ होता है, और वहाँ से इंपल्सेस जो हैं जो कि रिसीव करा सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम माउथ, वो हमारे पास जो है रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ मेडुला और लोअर पोन्स को एक्टिवेट करता है, और हमारे पास स्वेलिंग रिफ्लेक्स आता है। इन सारे एरियाज को हम कहते हैं स्वेलिंग सेंटर, जो कि हमारे पास कंट्रोल करें लाइक रेटिकुलर सब्सटेंस और न्यूक्लियस ट्रैक्ट सोलिटेरियस। समरी क्या हुई फेरेंजियल स्टेज की? वो ये कि हमारे पास इनिशिएट हुई वॉलेंट्री मूवमेंट जब फूड जो है वो बैक ऑफ माउथ पे आई, उसने इनवॉलेंट्री फेरेंजियल स्टेज को एक्साइट किया, और थ्रू स्वेलिंग सेंटर्स और स्वेलिंग रिफ्लेक्स आया। स्वेलिंग रिफ्लेक्स के दरमियान में हमारे पास स्वेलिंग रिफ्लेक्स कंसिस्ट करता है हमारे पास अबाउट 6 सेकंड फेरेंजियल स्टेज जो है, और इसमें हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो जाता है, अबाउट फ्यू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। यहाँ तक कि जब इंसान बोल भी रहा है तब भी उसकी जो इंटरप्शन है रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी सेंटर जो वो थोड़ी देर के लिए इंटरप्टेड होता है। एसोफेजियल स्टेज के अंदर हमारे पास जो है पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन स्टार्ट होनी है, प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होती है, सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस जैसे ही फूड एंटर हुई और फेरिंक्स से एसोफेगस में, वैसे ही हमारे पास जो है फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, वैसे ही हमारे पास पेरिस्टाल्टिक वेव, प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक वेव स्टार्ट होगी, जो 8 to 10 सेकंड में हमारे पास फूड को फेरिंक्स से स्टमक तक ले जाएगी, और फूड जो है वो स्वेलोड अगर अपराइट पोजीशन में मतलब खड़े हुए खाएंगे तो हमारे पास 5 to 8 सेकंड लगेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी की एड हो जाएगी। अगर हमारे पास प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो हमारे पास फूड को स्टमक तक नहीं लेके जा सकती, तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव आएगी, जो कि डिस्टेंशन ऑफ एसोफेगस, जो कि रिटेन फूड जो बाकी खाना बच गया उसकी वजह से आएगी, और हमारे पास क्या करेगी कि फूड को स्टमक के अंदर एम्प्ली कराएगी। ये जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव है ये हमारे पास जो है माइंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे पास स्प्रेड करेगी, वहाँ से ये हमारे पास फेरिंक्स की तरफ जाएगी, वहाँ से वेगल एफरेंट फाइबर्स जो है वो हमारे पास ब्रेन में लेके जाएंगे, वहाँ से दोबारा ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व के थ्रू हमारे पास इफरेंट वेगल वापस आएंगे, और हमारे पास पेरिस्टाल्सिस कराएंगे। अगर हमारे पास वेगस नर्व फाइबर जो कि प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस कॉज कराते हैं वो अगर नहीं भी हैं,
तो क्या होगा कि जो डायरेक्ट नर्वस प्लेक्सस से सेकेंडरी वेव बन रही थी, पेरिस्टाल्टिक वेव, वो काम करेगी और वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर कि हमारे पास बगैर किसी स्टिमुलस के, मतलब बगैर वेगल ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के हमारे पास स्वेलिंग रिफ्लेक्स होता रहेगा। जब स्टमक तक फूड आएगी तो स्टमक को हम रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के जरिए जो है रिलैक्स कर देंगे और हमारे पास फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगी थ्रू लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो भी यूजुअली जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और हमारे पास जब तक इसके ऊपर हमारे पास ये कंट्रैक्टेड क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक प्रेशर मेंटेन रहता है अबाउट 30 mm मर्करी का प्रेशर, और मिड पोर्शन ऑफ एसोफेगस के अंदर ये प्रेशर नहीं होता। जब यहाँ पे फूड आती है तो यहाँ पे होती है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, जिससे हमारे पास जो है स्फिंक्टर रिलैक्स करता है। अगर स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करेगा तो इस कंडीशन को कहेंगे एक्लेजिया कार्डिया। जैसे ही फूड हमारे पास स्टमक में पास कर जाएगी, ये स्फिंक्टर फिर से क्लोज हो जाएगा और प्रिवेंट करेगा कि स्टमक से कंटेंट वापस एसोफेगस के अंदर ना आए। मोटर फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करें तो स्टमक के फंक्शन क्या है, ये स्टोर करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को मिक्स करता है विद द गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन और उसको सेमी फ्लूइड काइम बना देता है। और हमारे पास ये स्लो एम्पटिंग करता है काइम की इनटू द ड्यूडेनम, ताकि और इतनी अमाउंट डालता है ड्यूडेनम में जितनी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके। स्टमक के पार्ट्स क्या होते हैं, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस। और हमारे पास स्टमक को अपर 2/3 को हम ओरेड पार्ट कहते हैं, यानी कि ओरल कैविटी के नजदीक, और लोअर 1/3 को हम कहते हैं कॉर्डेट पार्ट। जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होती है तो ओरेड पार्ट के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, जो कि हमारे पास, जिससे हमारे पास क्या होता है, वॉल्स जो है स्टमक की वो प्रोग्रेसिवली बल्स आउट करती हैं और ग्रेटर से ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ फूड को अलाउ करते हैं कि वो अंदर आके स्टोर हो सके अबाउट 0.8 से 1.5 लीटर तक कंप्लीटली रिलैक्स स्टमक के अंदर। फिर हमारे पास क्या होता है कि फूड की मिक्सिंग और प्रोपल्शन होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम की वजह से। बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो दो तरह की वेव्स होती हैं, स्लो वेव और स्पाइक पोटेंशियल। स्लो वेव जो है वो पूरी जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होती है, रिदमिकली कॉन्टिन्यूअस कंट्रैक्शन कॉज कराती हैं और सिर्फ एक्सक्रीशन वगैरह कराती हैं, लेकिन स्टमक के अंदर ये जो है हमारे पास मिक्सिंग मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं। स्टमक के अंदर स्लो वेव्स जो है वो हमारे पास मिक्सिंग वेव्स के तौर पे एक्ट करती हैं, वीक पेरिस्टाल्टिक कंस्ट्रिक्टर वेव्स, जो कि मिड पोर्शन ऑफ स्टमक में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, हर 15 से 20 सेकंड के बाद आती है और बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम मेंटेन करती है। और हमारे पास स्लो वेव जो है ये इस रिदम को मेंटेन करती हैं। फूड जब हमारे पास एंट्रम से पाइलोरस वाले रीजन में जाती है तो पाइलोरिक मसल जो है, ये पाइलोरिक मसल ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, सिर्फ फ्यू मिलीलीटर उससे भी कम जो है स्टमक का कंटेंट में एक्सपेल होता है। बाकी जो होता है हमारे पास वापस से रिगर्जिटेट कर जाता है स्टमक के अंदर, और यहाँ पे ही चर्निंग मूवमेंट के जरिए हमारे पास मिक्स होता रहता है। और इस मूवमेंट ऑफ मूविंग अपस्ट्रीम स्क्वीजिंग एक्शन जिसकी वजह से फूड वापस ऊपर मूव कर जाता है, इसको हम कहते हैं रेट्रोपल्जन। जब फूड स्टमक के अंदर थॉरली मिक्स हो जाता है तो इसको हम कहते हैं काइम, और काइम को फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास हम इसको मूव कर देते हैं ड्यूडेनम के अंदर। काइम के अंदर फूड होता है, वाटर होता है, स्टमक के एक्सक्रीशंस होते हैं, और इसी जो है हमारे पास सेमी फ्लूइड टेस्ट अपीयरेंस होती है। हंगर कंट्रैक्शन क्या होती है, ये तो नॉर्मल कंट्रैक्शन है जिसकी वजह से मिक्सिंग हो रही है। इनके अलावा अगर स्टमक जो है वो 2 से 3 घंटे तक एम्प्टी रहेगा तो हमारे पास वहाँ पे हंगर कंट्रैक्शन, इससे भी ज़्यादा एम्प्टी रहेगा तो हमारे पास यहाँ पे हंगर कंट्रैक्शन होगी। और ये हंगर कंट्रैक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होती जाएंगी, टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन होगी जो कि लास्ट करती है 2 से 3 मिनट तक। और यंग्स के अंदर ये जो है ये मोर इंटेंस होती हैं और ये हमारे पास नॉर्मल शुगर लेवल ऑफ बॉडी को देख के हमारे पास हंगर कंट्रैक्शन होती हैं। और स्टमक एम्प्टिंग की बात करें तो हमारे पास एक चीज आती है पाइलोरिक पंप। पाइलोरिक पंप ये है कि स्टमक के अंदर जब कंट्रैक्शन होती हैं तो 20% ऑफ फूड जो है वो कंट्रैक्शन जो है वो सिर्फ मिक्सिंग वगैरह का काम देती हैं। 20% सिर्फ वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी इंटेंस होती हैं कि वो हमारे पास पाइलोरस कॉर्डिएट पार्ट ऑफ स्टमक से पाइलोरस के अंदर फूड को मूव करा सकें, पाइलोरस से ड्यूडेनम में। और ये जो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस हो रही हैं ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। जब ये 50 से 70 सेंटीमीटर पे होंगी तभी हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि ये हमारे पास 6 टाइम पेरिस्टाल्टिक वेव से ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। और इस तरह की पेरिस्टाल्सिस की वजह से हमारे पास जो है स्टमक से फूड जो है वो पाइलोरस में पंप होगी, इसको हम कहेंगे पाइलोरिक पंप। पाइलोरस जो है वो हमारे पास स्टमक की डिस्टल ओपनिंग है, यहाँ पे हमारे पास 50 to 80% जो है अर्लियर पोर्शन से थिकन सर्कुलर वॉल मसल की होती है और टॉनिकली ये कंट्रैक्टेड रहते हैं, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब हमारे पास पाइलोरस जो है वो ओपन होता है, वाटर और दूसरे फ्लूइड्स जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो मूव नहीं करेंगे। रेगुलेशन कैसे हो रही है स्टमक एम्प्टिंग की, स्टमक एम्प्टिंग होना है या नहीं होना, ये डिपेंड करता है हमारे पास फूड का वॉल्यूम कितना है। फूड का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा स्टमक एम्प्टिंग उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन जितना ज़्यादा होगा वो हमारे पास स्टमक एम्प्टिंग को उतना ज़्यादा कराएगा। वो फैक्टर्स जो हमारे पास स्टमक एम्प्टिंग को इनहिबिट करते हैं वो है हमारे पास ड्यूडेनम से इंटैरोगैस्ट्रिक नर्वस रिफ्लेक्सेस, ये डायरेक्टली ड्यूडेनम से भी जा सकते हैं थ्रू इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम, और एक्सट्रिंसिक नर्व्स के जरिए भी जा सकते हैं जो कि प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया से वापस आएंगे, और इसके अलावा वेगस नर्व के थ्रू, यानी कि जितने भी नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है उन सबके थ्रू हमारे पास इंटैरोगैस्ट्रिक नर्वस रिफ्लेक्सेस जा सकते हैं इंटेस्टाइन से स्टमक की इनहिबिशन के लिए। ये डिपेंड करते हैं हमारे पास फैक्टर्स पे, डिफरेंट के डिस्टेंशन ऑफ ड्यूडेनम कितनी हो रही है, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर कितना फूड का वॉल्यूम आ रहा है। इसके अलावा ड्यूडेनल म्यूकोसा की इरिटेशन कितनी हो रही है, ड्यूडेनल काइम की एसिडिटी कितनी है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, और डिफरेंट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट लाइक फैट वगैरह कितने हैं, प्रोटीन्स कितनी है आपकी काइम के अंदर, ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड करती है कि स्टमक के कंटेंट्स ने अभी आना है ड्यूडेनम में या नहीं आना। अगर हमारे पास ड्यूडेनम में जो काइम आ रहा है वो हमारे पास 3.5 से 4 के दरमियान नहीं है, उससे नीचे फॉल कर रहा है तो हमारे पास मजीद जो है वो काइम अंदर नहीं आ सकता ड्यूडेनम के। इसके अलावा इस पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए। इसके अलावा अगर हमारे पास फैट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन प्रेजेंट होता है काइम के अंदर, जो कि म्यूकोसा ऑफ जिजनम से इन रिस्पॉन्स टू फैटी सब्सटेंस इन काइम रिलीज होता है, ये दोनों भी हमारे पास इनहिबिट करेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को। फैट्स जो है वो रिलीज कराएंगे स्क्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इन सब के एक्शन में मजीद आगे अगले चैप्टर में डिस्कस होने हैं। समरी क्या है कि अगर फूड वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके अलावा हमारे पास
गैस्ट्रिन का इफेक्ट की वजह से हमारे पास स्टमक की एम्पटिंग कंट्रोल हो सकती है। फीडबैक रिफ्लेक्सेस की वजह से जो हमने इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस देखे हैं, और हार्मोनल यानी कि सीसी के एक्शन की वजह से या फिर हाइपोटोनिक टाइम की वजह से, टाइम की एसिडिटी की वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो रेगुलेट की जा